वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। सबसे पहले हम थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इस डायग्राम को हम डिस्क्राइब करेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे ना, थोड़ी सी हिस्ट्री अगर हम देखेंगे, सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। तो जो फ्लेमिंग थे, फ्लेमिंग ने इस न्यूक्लियस को क्रोमेटिन भी बोला है, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे, ये जो सेल जो होती है ना, एक चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, ये मोस्ट पार्ट मतलब सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है एक सेल का। मतलब पूरा जो बहुत ज़्यादा स्पेस जो होता है ऑक्यूपाई जो करता है, वही न्यूक्लियस ही ऑक्यूपाई कर देता है, ठीक है ना। अगर इसका शेप देखेंगे न्यूक्लियस का, ये स्फेरिकल होता है जैसे यहाँ पे दिखता है ना, या कभी कभी ये ओवल शेप्ड भी होता है। बहुत सारे सेल्स जो होते हैं, कुछ सेल्स जो होते हैं, मतलब मोस्ट सेल्स में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। उनको बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएट सेल्स। कभी कभी क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक सेल में, एक न्यूक्लियस हो गया, दो न्यूक्लियस होगा, तो उसको बोलते हैं बाई न्यूक्लिएट। जिसमें दो से ज़्यादा होते हैं उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। अब ये मल्टी न्यूक्लिएट जो होती है, ये कंडीशन क्यों बनती है? क्योंकि जो सेल जो होती है, जब सेल डिवीजन होता है, जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, तो पहले जब सेल डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप जो होता है डिवीजन में, वो होता है न्यूक्लियस डिवाइड होना। मतलब एक सेल जब डिवाइड हो जाएगी, दो सेल जब बनाएगी एक सेल, तो ये क्या करेगी, सबसे पहले न्यूक्लियस जो एक था ना, वो पहले तो मतलब डिवाइड करेगी। तो इस तरीके से न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो इस डिवीजन को बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, या इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो उसके बाद क्या होता है, होना चाहे उसके बाद जो साइटोप्लाज्म जो होता है, ये वाला पोर्शन, ये डिवाइड होना चाहिए, मतलब इस तरीके से डिवाइड होना चाहिए। एक सेल हो गई, ये दो सेल होता है, मतलब दो सेल में एक सेल जो दो सेल में डिवाइड हो गई, तो इसमें एक न्यूक्लियस आ गया, इसमें एक न्यूक्लियस आ गया। तो पहले हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या होता है उसके बाद, मतलब जल्दी से साइटोप्लाज्म डिवाइड होना चाहिए, ताकि एक जो न्यूक्लियस दो बन गए अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन होता है कभी कभी क्या होता है, सेल्स में जो होता है साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोकाइनेसिस जो होता है न्यूक्लियर डिवीजन के बाद या कैरियोकाइनेसिस के बाद नहीं होता है। तो इस तरीके से जो मल्टी न्यूक्लियर या बाई न्यूक्लियर कंडीशन जो होते हैं वो होती है एक सेल में, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हो गया, तो सेल में जो दो न्यूक्लियस डिवाइड हो वैसे कि वैसे होगी, तो बाई न्यूक्लियर होता है, कभी कभी मल्टी न्यूक्लियर भी होता है, ठीक है ना। आरबीसी सेल्स जो होते हैं जिनमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये बैक्टीरिया में भी एब्सेंट होता है, वहाँ पे वेल मेम्ब्रेन मतलब अच्छा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है वहाँ पे। ब्लू ग्रीन एल्गी को शॉर्ट में मैंने लिखा है BGA, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते, अच्छे से इसको किस माइक्रोस्कोप से देखते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर अगर हम इसको देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, चार कंपोनेंट्स होते हैं इस न्यूक्लियस में। सबसे पहला जो होता है न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अभी तीन जो है ना, इस वीडियो में हम तीन कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्रोमेटिन है इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, इसके टाइप्स और क्रोमोसोम कैसे बनता है, उसको पहले हम तीन को हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है, ये दो लेयर का बना होता है न्यूक्लियर एनवलप। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला, दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन, ये वाला। दो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ना, अगर आप लोग इसको देख रहे हो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ ग्रैन्युलर से मतलब जो राइबोसोम्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इसी के साथ जो सेल जो होती है, अगर हम सेल का स्ट्रक्चर दिखाएंगे ना छोटा मोटा, यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इस न्यूक्लियस के साथ साथ ही
क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है ना, इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। मतलब कोई ब्रेक नहीं होता है इस न्यूक्लियर एनवलप जो होता है, आउटर वाला मेम्ब्रेन जो होता है इसमें कोई ब्रेक नहीं होता, सीधा वहीं से बन जाता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लगभग ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, वहाँ पे जो प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स उसमें प्रेजेंट होता है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है ना। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो दो मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी तरीके से जो न्यूक्लियर एनवलप जो होता है बाइलिपिड लेयर का बना होता है। जो लिपिड बाइलेयर होता है ना उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर, दो लेयर जो होते हैं लिपिड के बने होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसी तरीके से न्यूक्लियर एनवलप में भी उसी तरीके से बना होता है। ठीक है ना। ये जो न्यूक्लियर एनवलप जो होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच में एक स्पेस होते हैं, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये हो गया पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है ना। तो ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो होती है लगभग ये 10 to 50 nm ये मतलब इसकी स्पेस होती है। इसके बाद जो होता है इसमें बहुत सारी ओपनिंग होती है इस न्यूक्लियस में। ये एक ओपनिंग होगी, ये ओपनिंग होगी, मतलब बहुत सारी ऐसी ओपनिंग्स होती हैं। इस ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। ये इसी न्यूक्लियर एनवलप में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियर पोर जो होती है ना, अगर हम देखेंगे ये न्यूक्लियस है ना इस तरीके से सेल में, तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। तो यहाँ पे मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की या आयन्स की मूवमेंट होती है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, या कभी कभी साइटोप्लाज्म से ये मतलब जो ये जो होता है न्यूक्लियस इसमें भी आ सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़े हैं, तो यहाँ पे भी वैसा मतलब होता है। जो स्मॉल मालिक्यूल से आयन्स जो होंगे इस पोर से वो पास हो जाएंगे। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म से, मतलब यहाँ पे एक पोर है ये, मतलब अगर मैं सेल बनाऊंगा बीच में क्या होता है, ये न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बीच में पोर होंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म मूवमेंट हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और जो आयन्स होंगे, तो ये जो मूवमेंट होगी ना ये होगी डिफ्यूजन, मतलब ये पैसिव, मतलब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना उस तरीके का होगा कि मतलब कौन सा पैसिव वाला किस में होगा, सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे कोई भी एटीपी मॉलिक्यूल इनकी मूवमेंट में नहीं होता है। दूसरा जो होते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आरएनएस हो गए, या जो और भी दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे। आरएनएस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आरएनएस बनता है इस न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस में। तो वो क्या होता है, उसको बाहर आना है ना साइटोप्लाज्म में प्रोटोसिंथेसिस के लिए, जो हम कभी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, वो इसी न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलेगा। लेकिन जैसे हमने पढ़ा था ये आयन्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये पैसिव मतलब डिफ्यूजन से ये से मूव करते हैं। लेकिन ये जो टीआरएनए होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मूव करते हैं इस न्यूक्लियर पोर में। तो यहाँ पे एटीपी का कंजप्शन होता है। ठीक है ना। इसके बाद आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को पहले फोंटाना ने डिस्कवर किया है, लेकिन न्यूक्लियोलस जो टर्म है उसको बोमैन ने दिया है। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, मतलब ये न्यूक्लियस है, ये पार्ट जो होता है इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो अगर हम देखेंगे ये यूजुअली स्फेरिकल होता है, कभी कभी एक भी होता है, एक से भी ज़्यादा होता है किसी सेल में। ठीक है ना। तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, ये मेम्ब्रेनलेस होता है। तो एक्चुअल में ये जो न्यूक्लियोलस जो होता है ना ये किसका बना होता है, ये क्लस्टर होता है प्रोटीन इसका, डीएनए और आरएनए का। तो यहीं पे जो होता है ना आरएनए का आरएनए का सिंथेसिस होती है। आरएनए का मतलब क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे ये साइट होती है आरएनए की। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं ना, सेल डिवीजन हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो ये क्या होता है, जैसे सेल डिवाइड हो जाती हैं तो ये डिसअपियर हो जाता है किस में, प्रोफेज के लेट फेज में, लेकिन फिर ये बन जाता है, लेकिन किस में, इस जो टीलोफेज होता है इसमें फिर से ये बन जाता है। इसके बाद जो होता है इसका जो न्यूक्लियस का जो कंपोनेंट जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड पार्ट होता है एक न्यूक्लियस का।
तो इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी है। तो इसी में न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ना, ये वाला पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये एरिया, इसी में ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, और क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हमने मतलब पढ़ना था क्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, यूक्रोमेटिन क्या होता है, और क्रोमोसोम्स क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।